हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा सुडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग और बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम उसका व्हाट इज़ इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी। अब की क्लास में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इट इज़। तो लेट्स सी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे अगर इनकम इक्वल है, इनकम इक्वल का मतलब है जैसे बेसिकली हम कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं। कैपिटल बजटिंग बेसिकली ये है कि आप देखना चाहते हो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी अगर इक्वल रिटर्न्स मिल रहा है सालों साल, जैसे 5-6 साल आपकी मशीन चल रही है, उस 6 साल में मशीन जो है एनुअल जो प्रॉफिट है वो सेम आ रहा है उसकी वजह से अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे हर बार आपको 20,000 रुपये मिल रहा है तो आपका एवरेज 20,000 रुपये हो जाएगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख है तो 120,000 डिवाइडेड 1 लाख इंटू 120% आपका हो जाएगा। लेकिन जहाँ अनइक्वल इनकम है, अगर अनइक्वल इनकम है तो आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, नीचे में एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आपका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जबकि इक्वल इनकम में वो क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब देखो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा। जो भी हम बात करते हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स की, इट मीन्स ये जो है नेट प्रॉफिट है। जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। उसके बाद डेप्रीसिएशन और टैक्स ये सब माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। टोटल एनुअल नेट प्रॉफिट मिलता है डिवाइडेड बाय जितने पीरियड के लिए वो हुआ होगा, 5 साल 10 साल जो भी अमाउंट है, वो आपका क्या मिल जाता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आने के बाद अब नेक्स्ट हमने जैसे फॉर्मूला में देखा था कि आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इनिशियल कॉस्ट। जैसे आपने 5 लाख में मशीन ख़रीदा, उसको इंस्टॉल करने में 20,000 का खर्चा आया तो उसमें जुड़ जाएगा। सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो आपको अगर मशीन को भंगार में बेचने के पर जब उसकी पूरी तरह से वैल्यू डिस्पोज्ड हो जाएगी, तो अगर आपको वैल्यू बेचने में भंगार में या स्क्रैप में बेचने पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो भी आपका कॉस्ट था प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और अगर कोई वर्किंग कैपिटल है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करने पर वर्किंग कैपिटल जो आंसर आएगा उसमें वर्किंग कैपिटल आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट में मिल गया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मिल गया इंटू 100, ठीक है। तो इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन के रूप में देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, MS भारती इज प्लानिंग टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 2,80,000। मशीन की कॉस्ट क्या है, 2,80,000 विद अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 20,000। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years विच इज़ एक्सपेक्टेड टू yield द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इस क्वेश्चन में आपको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकाल के दे दिया है। 5 साल का आपको अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग है, अनइक्वल इनकम्स है, तो कौन सा मेथड लगेगा, सेकंड मेथड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी हैव अ अनइक्वल इनकम्स।
Applying the ARR method, should the machine be purchased if the existing rate of return of the company is 22%? कंपनी को एक्सपेक्टेड और एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न 22% मिलता है। अगर जो भी आपका ARR आएगा वो 22% से ज़्यादा होगा तो आप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप नई मशीन तभी लाओगे जब आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ एवरेज आपको निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी टोटल प्रॉफिट, वैसे आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी नॉर्मल करते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए वो लिया गया है। यहाँ पे जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, देखो यहाँ हम दे सकते 30, 35,000, 25,000, 25,000, 35,000, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिए। 1,50,000 डिवाइडेड 5, ये आ गया आपका 30,000। सिंपल है, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? आपने देखा था इनिशियल कॉस्ट था 2,80,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं था, सैलरी वैल्यू 20,000 था। इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, 150, और वर्किंग कैपिटल मिल था। तो यहाँ पे आपको 1,50,000 क्या मिल जाता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,50,000 मिल गया। आपका जो नेट एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 30,000 है। ठीक है, अब आप पुट कर दोगे इसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,50,000 इंटू 100, तो आपका ARR क्या आया? 20% आया। 20% जो आपका ARR आया है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या था? 22%। तो कंपनी जो है 22% एग्जिस्टिंग पे काम कर रही है, तो वो कभी भी उससे कम पे नहीं जाएगी। तो दिस प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, विल बी रिजेक्टेड। तो आपको अपना इंटरप्रिटेशन भी देना है कि ये एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? कि रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल है कि आपने क्या किया है, जो मेथड है उसका फॉर्मूला यूज़ किया है, ARR मेथड, और क्योंकि ये अनइक्वल है तो फॉर्मूला ये रहा आपका। आपने फॉर्मूला पुट किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला और फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सी की और एक और सोल्यूशन हम देखते हैं, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। MS Pico Limited is considering to purchase the new मशीनरी की कॉस्ट है 2,75,000 विद सैलवेज वैल्यू 30,000। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द 5 years एंड इज लाइकली टू रिजल्ट इन एडिशनल अर्निंग्स ऑफ बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। तो लास्ट क्लास में जो हमें प्रॉफिट दिया था वो आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स था, तो वहाँ पे हमें कोई और कैलकुलेशन डेप्रीसिएशन और टैक्स से रिलेटेड नहीं करना पड़ा था। यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है 5 साल का। यहाँ वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 25,000। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होगा, यानी एक बार आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो गया, आपको हर बार वही डेप्रीसिएशन लगेगा। एंड टैक्स रेट कितना है? 35%। क्लियर है? टैक्स रेट क्लियर है, डेप्रीसिएशन क्लियर है, 5 साल का प्रॉफिट जो है वो बिफोर डेप्रीसिएशन टैक्स दिया हुआ है। Applying ARR method, should the machine be purchased if the existing rate of the company is at least 20%? तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंटली कंपनी 20% पे काम कर रही है। कंपनी को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 20% से ज़्यादा पे ARR आना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल इनकम है। सबसे पहला कैलकुलेशन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बिफोर डेप्रीसिएशन है तो हमारा पहला फ़र्ज़ क्या बनता है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। अब आपने डेप्रीसिएशन का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा होगा कि जो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला वो क्या है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये पढ़ा होगा। इसी को आपको क्या करना है? यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 2,75,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं था। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो मशीन को इंस्टॉल करने से, बनाने से रिलेटेड, ख़रीदने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है वो इंस्टॉलेशन में आता है, वो नहीं है। स्क्रैप वैल्यू 30,000 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 2,45,000। इसको 5 साल में
डिसबर्स्ड करना है, क्योंकि हमारा एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो आपका आ जाएगा 49,000। ये 5 साल में सेम रहने वाला है। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। 49,000 आ गया। अब आपने 1,04,000 में 49,000 माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इन टैक्स। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,04,000 में 49,000 माइनस करने पर 55,000, 1,02,000 में से 53,000 ये आ गया। आप माइनस करते जाओगे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? इस अमाउंट से टैक्सेस निकालोगे। आपको टैक्सेस इसका 35% निकालना है। जैसे 55,000 का 35% निकालोगे तो 19,250 आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। वैसे 53,000 का 35% ये आ जाएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स आ गया आपका। ये आपका बेसिक आंसर है। अब आपको क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है। जितने भी साल का प्रॉफिट आपका दिया हुआ था, इस पे क्या करना है? देखो, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया है, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, क्योंकि ये आपका 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जो अभी आपको मिला है। यहाँ पे ये आपके आंसर्स में आपको प्रॉफिट मिला है। इसको सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, आपको ये एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सारे प्रॉफिट जितने भी 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं उन सबको ऐड ऑन करके डिवाइडेड बाय 5। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हमने जैसे 2,75,000 आपका दिया हुआ था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको 2,75,000 जो है वो कॉस्ट दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू 30,000 है, इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स है। ठीक है, तो अब बस और आपका वर्किंग कैपिटल है 25,000, इसको आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आप इन तीनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, उसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है और याद रखना है कि ये जो अमाउंट है ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है, उसके बाद ही आप वर्किंग कैपिटल को ऐड करोगे उसमें। क्लियर है? एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इन्होंने माना है कि एक ऐसा अमाउंट है जो आपको मशीन खरीदने से रिलेटेड होता है, और जब आप भंगार में उसको एज अ स्क्रैप उसको सेल आउट करोगे तब आपके लिए वो एक तरह का एक्सपेंस ही है। तो अभी से उसको उसमें जोड़ लेते हैं एक्सपेंसेस को। तो वो जोड़ने के बाद वो बाइफिक्रेट हो जाए 2 पार्ट्स में, वो यूज़ वैल्यू के लिए, तो वो एवरेज पार्ट आ गया। उसमें वर्किंग कैपिटल नीड्स मतलब जैसे हम मशीन खरीदते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे हमें खर्चे करने पड़ते हैं। अगर आप एक सेल फ़ोन खरीदते हो, उसमें को भी मेंटेन करने के लिए आपको तरह तरह के एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कभी आपको कुछ ख़राब हो गया तो वो सब बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को उसमें ऐड ऑन किया जाता है, और वो बाइफिक्रेट नहीं हो रही है एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। आपने एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया था, बस आपको क्या कर देना है? फॉर्मूला में पुट कर देना है। आपका फॉर्मूला क्या था? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ हमारा आंसर आया 19.77। ठीक है, और आपका जो प्रपोजल था वो क्या था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। अब क्योंकि आपका ARR कम आया है तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट तभी किया जाएगा जब वो हमारे एग्जिस्टिंग रिटर्न से ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेथड बेसिकली एवरेज पे काम करता है। एवरेज एंड अकाउंटिंग, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसको हम बोलते हैं। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि बहुत सिंपल मेथड है, कंप्रहेंसिव है, लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, और डेप्रीसिएशन को ये कंसिडर करता है। अनलाइक अदर पे बैक पीरियड मेथड, और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो डेप्रीसिएशन को कंसिडर नहीं करते, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो कंज्यूम्ड लाइफ, यूज़फुल लाइफ, ये सारी चीज़ों को बहुत कंसिडर करता है। और नेट अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर आर ड्यू कंसिडरेशन। हमने देखा कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट को भी एक इम्पॉर्टेंस है।
और इसका जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो मीडियम और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे सारे डिसीजन लेना है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की आप बात करें तो आप मीडियम टर्म लोन्स लेना चाहते हो और उससे रिलेटेड जो खर्चे आप करोगे, जो एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़े, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपके ARR डिसीजन से बेटरली लिए जाएंगे, है ना। एंड लेकिन यहाँ कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है कैश फ्लोज में, एक तरह का कैश फ्लो वो मेंटेन रखता है, ऐसा इसका अनुमान है। ठीक है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि ये मनी फैक्टर को इग्नोर करता है। मनी फैक्टर को इग्नोर करता है यानी यहाँ पे आज की डेट में, जैसे मैंने 5 साल पहले जो मशीन खरीदी थी 10,000 रुपये में, आज की डेट पे उसकी क्या वैल्यू है उस चीज़ को वो कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ARR मेथड का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को ध्यान नहीं रखता है। कंफ्यूजिंग है कि डिफरेंट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट्स को लेवल पे ले जाता है, सो दैट पार्ट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग। एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू तो कोई भी नहीं लगा सकता। कई बार क्या होता है कि जो 2 लोग हैं, दोनों ने सेम डेट पे व्हीकल ख़रीदा और एक व्हीकल है वो जब 10 साल बाद उसने बेचा तो पहले पर्सन को वो 5,000 में मिली उसकी स्क्रैप वैल्यू और दूसरे वाले को 3,000 मिली। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कहीं भी कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए ARR मेथड जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, उसका ये एक मेजर डिसएडवांटेज है कि वो स्क्रैप वैल्यू प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स। तो हमने ARR मेथड के प्रो एंड कॉन देखे, हमने देखा कि ARR मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है। आपको ये डिटेल में समझने के लिए इसको एक बार और देखना होगा कि कैसे हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे के मेथड्स देखेंगे, जैसे पे बैक पीरियड मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।